नमस्कार, प्रणाम देवभूमि में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रणाम देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे महिला आईटीआई परिसर सर्वे चौक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ वो करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्यों को भी पूरा करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा दोपहर करीब 1:50 पर हरिद्वार भी आज पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। सहायता समूहों की कार्यशाला में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं इसके बाद में दोपहर करीब 4:30 बजे देहरादून वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। व्यासी जल विद्युत परियोजना को लेकर भी बैठक करेंगे। योजनाओं से प्रभावितों के पुनर्वास और राशि देने को लेकर के ये बैठक आज की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करते इस वक्त देहरादून का, जहां हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट्स है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूरे कार्यक्रम को लेकर के? ये आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का दिन का जो शेड्यूल है वो काफी व्यस्ततम है। सुबह की अगर बात करूं तो 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सेवा योजन विभाग द्वारा जो रोजगार मेला लगवाया जा रहा है, महिला आईटीआई कार्यालय में ये रोजगार मेला लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 11 बजे से वहाँ पर जो ये मेला शुरू हो जाएगा। तमाम जो युवा हैं, इस प्रकार धामी सरकार कह रही है कि हम पूरे युवाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं और तकरीबन 22,000 युवाओं को हमारे नौकरी देने का लक्ष्य है। तो इसी के साथ ये भी एक कड़ी है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज से ये स्वरोजगार मेला शुरू किया जा रहा है। तकरीबन अगर मैं बताऊं तो देहरादून यानी कि उत्तराखंड की जो 19 कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो 19 कंपनियां हैं, वो यहाँ पर आएंगी। कल बच्चों का यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है, वो जो कागजी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज वहाँ पर जो इंटरव्यू वहाँ पर लिए जाएंगे कंपनियों के द्वारा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके दौरान जो मार्गदर्शन है बच्चों का, जो और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन भी वहां पर किया जाएगा। किस तरह से जो उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनके द्वारा वहां पर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। उसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार की ओर रवाना होंगे। हरिद्वार में जो स्वयं सहायता समूह है, जो कि जो महिलाओं के लिए लगातार जिस प्रकार से सरकार घोषणाएं कर रही है और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो कार्य दिया जा रहा है, यानी कि जो रोजगार दिया जा रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं बैठक होनी है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये बैठक चलनी है। कुल मिलाकर हरिद्वार मुख्यमंत्री रहेंगे और महिलाओं के बीच ये पूरी तरह से कार्यक्रम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 4 बजे फिर मुख्यमंत्री वापसी आएंगे। सचिवालय में 2 कार्यक्रम उनके द्वारा रखे गए हैं, जहां पर की जो लखवाड़ परियोजना है, ब्यासी जल विद्युत लखवाड़ परियोजना है, उसके बारे में समीक्षा भी वहां पर की जाएगी सचिवालय में। तमाम जो विद्युत जो अधिकारी हैं तो उनके साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। तो इसमें सीधे तौर से जिस प्रकार से लंबे समय से प्रकरण ब्यासी जल विद्युत लखवाड़ परियोजना का चल रहा है, वहां पर जो प्रोजेक्शन है वो काफी कम मात्रा में किया जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर अहम फैसला भी ले सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन जो मुख्यमंत्री का है वो बिल्कुल व्यस्ततम भरा है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो 11 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे, सेवा योजन विभाग के लिए निकलेंगे। उसके बाद पूरा दिन हरिद्वार में रहेगा और तकरीबन शाम को 4:30 बजे देहरादून वापसी होगी, जिस तरह की मैंने आपको बताया। जी संदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि मेगा स्वरोजगार जो शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे, आखिर ये है क्या, किस तरीके से काम होगा, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, स्वरोजगार मेला मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा योजन विभाग के माध्यम से जो तमाम जो 19 कंपनियां हैं, 19 कंपनियों को चिन्हित किया है कि जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, सिडकुल की ये कंपनियां हैं, वो यहाँ पर आएंगी। आज सेवा योजन ऑफिस में आएंगी। तो इसके लिए कल जो बच्चों ने थे वो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो शुरू कर दी थी। आज इन कंपनियों के द्वारा वहां पर इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और वो तमाम जो बच्चों को भी संबोधित यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से सरकार उनके प्रति कार्य कर रही है, जवाबदेही सरकार की बन रही है। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ी घोषणा भी की थी कि जिसमें 22,000 युवाओं को भर्ती देने की बात भी करी थी। तो वो तो खैर सरकारी जो विभागों के माध्यम से भर्तियां होनी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार कहीं ना कहीं रोजगार का जो कदम है उसको लेकर बढ़ा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको बुलाया गया है। वो आज अपने मानकों के हिसाब से जो
जो बेरोजगार हैं यहाँ पर उनको कहीं कहीं ना कहीं कंपनियों में रोजगार देंगी। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री उस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। सेवा जी। योजन विभाग की तरफ से ये जो रोजगार मेला है ये लगवा दिया जा रहा है। ये हाल फिलहाल में देहरादून लगवाया गया है। इसी के साथ जो तमाम जो 13 जिले हैं उन जिलों में भी ये अलग दिन लगवाया जाएगा। जी संदीप, जिस तरीके से रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने वादे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले रोजगार को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या जिस तरीके से ये मेगा रोजगार जो लगाया जा रहा है इससे कुछ ना कुछ फायदा 2022 में मिलता हुआ नजर आएगा सरकार को? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी ये वर्तमान सरकार को 4.5 साल का वक्त हो चुका है जी। और अभी तक हमने जैसे कि प्रदेश के तमाम युवा हैं वो बिल्कुल सड़कों पर उतर चुके हैं। चाहे बीएड प्रशिक्षित हो, बीबीएड प्रशिक्षित हो, योग प्रशिक्षित हो, डिप्लोमा फार्मासिस्ट हो या फिर कई तरह के जो प्रशिक्षित बेरोजगार वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बीच में हमने सचिवालय से लेकर विधानसभा से लेकर तमाम कई कई तरह के आंदोलन देखे, जिनमें कि लगातार सरकार को लेकर इन युवाओं ने घेरने की बात कही है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आप पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो भी सत्ता में आने के बाद लगातार बड़े वायदे फिलहाल कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो महज 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी यही कह रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा जो सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज का विषय बन गया है कि युवाओं को किस तरह से साथ दे, क्योंकि प्रदेश के युवा हैं 4.5 साल से लगातार बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं अब अंतिम समय में उनको सरकार से यही जरूर आस है कि वो कहीं ना कहीं इस बार बड़ा फैसला सरकार ले और जो हम बेरोजगार हैं हमें कम से कम काम दे। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर सरकार ने एक बार फिर एक कदम उठाया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस जो रोजगार मेला लगा है वो किस तरह से अपने मानकों पर खरा उतरता है, कितने युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलता है। हालांकि इससे पहले की जरूर कवायद यहाँ पर की गई थी, लेकिन कई बार ये स्वरोजगार मेला ये इस तरह महज दिखावे का भी रहा था। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी दौर में सरकार इस वक्त चल रही है तो कितना बड़ा फायदा जरूर सरकार इन युवाओं को देती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का पूरा दिन काफी व्यस्त है और इस दौरान खास बात यह है कि मेगा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ आज हो रहा है, जिसमें तमाम जो युवक हैं वो वहां पर जाकर इंटरव्यू देंगे। तमाम कंपनियां इस वक्त वहां आई हुई हैं और आज वाकई देखना होगा कि कितने युवाओं को रोजगार वहां से मिल पाता है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे पड़ेंगे और बात करेंगे अब देहरादून की, जहां पर चल रहे एडवेंचर फेस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कोविड काल के बाद पर्यटन क्षेत्र को हुई हानि से उबारने के लिए साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की अपार संभावना है, इसलिए हमने पर्वतारोहण से संबंधित सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एडवेंचर फेस्ट में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सरकार के जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हमारा विश्व स्तर का नंबर 1 का पर्यटन यहाँ उत्तराखंड में। विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे क्योंकि यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती हैं, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती हैं, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं और भगवान बद्री विशाल जो हैं वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी लें। हमारे चोपता के अंदर जो रोडोडेंड्रम का जंगल है वो पूरे लाल हो जाता है और ऐसा लगता है ना नंदा भगवती ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो। तो बहुत से हमारे अल्प स्थान हैं। हमने शाक्त सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, उसके अंदर भी टूरिज्म जाकर के लोग बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, धार्मिक जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। नवरात्र आ रहे हैं, हमने भगवती का बहुत बड़ा सर्किट बनाया है। हम पर्यटकों से आग्रह करेंगे इन स्थानों में जाकर के भी लाभ लें।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जुड़े रखने हेतु उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले पुरोला से विधायक राजकुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राजकुमार कांग्रेस के विधायक थे। विधायक राजकुमार ने 12 सितंबर को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देहरादून में हुई और इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जेपी नड्डा ने मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा। इस बैठक को बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी संबोधित किया और सभी महिला कार्यकर्ताओं को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का गुरु मंत्र दिया। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी सरकारों के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी का मौका मिला है। महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में 33% महिलाओं को टिकट देने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। और खैर महिला मोर्चा का हमारा तो कर्तव्य था और हमारा काम था, तो अपनी पूरी टीम को, मेरे महामंत्री, मेरे प्रदेश में उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारी महानगर की, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। महिलाओं बहनों को और किस तरह की योजनाएं चाहिए और जो योजनाएं उनके लिए ऑलरेडी हैं उनको हम और उन तक कैसे पहुँचाएँ या जनता के बीच में लेकर जाएँ, जो तरह तरह की योजनाएँ आई हैं या आने वाली हैं। उस पोषण के अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी से जुड़कर हमारा सारा महिला मोर्चा का टीम आंगनबाड़ियों में जाकर उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं, जैसे अभी अमित शाह जी ने अभी गुजरात के अंदर शुरू किया है, उनको देसी घी से बने हुए पौष्टिक आहार उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दिए गए। वही अभियान हमारा महिला मोर्चा आगे बढ़ाएगा ताकि इस देश में आने वाले समय के अंदर भोजन के कारण कोई महिला की डेथ ना हो और 1 साल के अंदर जो बच्चों की मौत का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करना है। उस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति यहाँ 2 दिन लगातार हुई है। आज उसका समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने किया है। महिलाओं ने अपने देश भर के सारे राज्यों के अपने कार्यक्रम जो चलाए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर चर्चा की है। दूसरा, उन्होंने जहाँ चुनावी राज्य उनमें विशेष रूप से फोकस कैसे किया जाए उसकी रणनीति भी सब यहाँ बनाई गई है। महिला खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करके लोगों से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस में पहली बार हो रहे इस तरह के प्रयोग को बीजेपी की नकल बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता गांव का रुख करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को कांग्रेस के बड़े नेता 700 पंचायतों में रात्रि विश्राम करते हुए जनता की समस्या से रूबरू होंगे, जबकि 2 अक्टूबर को कांग्रेसी तिरंगे के साथ कार्यक्रम करेंगे। इसमें बापू के बताए रास्ते पर चलने के साथ साथ बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता को बताएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक ये पूरा आयोजन केंद्र प्रभारी के निर्देश पर चलेगा। कांग्रेस इस बहाने न्याय पंचायत स्तर पर अपनी तैयारियों की टोह लेगी और जनता से जुड़कर अधिक से अधिक अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी जी द्वारा ये इस प्रकार के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि
1 तारीख और 2 तारीख को हमारे सभी वरिष्ठ नेता किसी न किसी न्याय पंचायत के एक बड़े गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पर उस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होंगे। अपनी बात, कांग्रेस की बात उस क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन कुनीतियों को और इन फेलियर को, उनके वादों को जो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो भी जनता तक बताने का काम करेंगे। हम 1 तारीख और 2 तारीख को, फिर 2 तारीख को गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है, उस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे, सफाई अभियान करेंगे, गोष्ठियां करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम उसमें सम्मिलित हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के इस अभियान पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने निशाना साधा है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि 4.5 साल तक सोने वालों को अब जनता की याद आ रही है। चलो इसी बहाने लोगों को पता चलेगा कि कोई कांग्रेस भी होती थी। किसने रोका है? करिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर व्यक्ति को हर साल को स्वतंत्रता है, वो कोई भी अभियान शुरू करे। इसमें कोई, देखिए, चुनाव सामने है, 4.5 वर्ष की कुंभकर्णी नींद के बाद हरीश 11 और बाकी 11 जगी हैं। अब जगी हैं तो इस समय उनको अगर भ्रमण करना है तो अच्छी बात है। कम से कम लोगों के जिहाद में याद तो रहेगा कि ये लोग कभी राजनीति क्या करते थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने और जनता के पास पहुंचकर खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुटा है। देखना होगा इसका कितना लाभ मिलता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जहां गांव की याद आई है, तो कांग्रेस की इस गांव यात्रा पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कुंभकर्णी नींद में सो रही कांग्रेस को अब गांवों की और लोगों की याद क्यों आ रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की इस गांव विश्राम यात्रा का उसे कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार के मंगलौर में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तराखंड में भीम आर्मी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर हरिद्वार जिले की सभी सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड प्रभारी करेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने मसूरी के नामी होटल से चल रहे ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 बुकी को गिरफ्तार किया है और साथ ही मौके से मोबाइल फोन, एलईडी और भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जानकारी भी फिलहाल जुटाई जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़े गए लोगों के पास से 23 मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, भारी मात्रा में नकदी, एलईडी और लाखों के लेनदेन के 4 रजिस्टर बरामद किए हैं। एसटीएफ के मुताबिक रविवार रात बेंगलुरु मुंबई के मैच के दौरान सटोरियो द्वारा बैटिंग की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की के मूल निवासी हैं। वहीं केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अब ई पास की बाध्यता को समाप्त करने और साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा को पूरी तरह से खोलने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। होटल, घोड़ा, खच्चर, डंडी कंडी संचालक सहित केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पहाड़ों पड़ाव पर जगह जगह प्रदर्शन किया। केदारनाथ और केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सभी बाजारों के बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर चाय पानी तक नहीं मिल पाया और बाजार बंद रहने से यात्रियों में काफी गुस्सा भी इस दौरान देखने को मिला। आज हम लोगों का यहाँ पर समस्त व्यापार संघ की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया था,
उसको पूर्ण समर्थन दिया गया तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से। हम सब लोगों ने ई पास की इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों का सहयोग, जिन्होंने हमें ये कहा था कि आपका सहयोग हमें चाहिए ई पास को ख़त्म करने के लिए और यात्री संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसी उसमें हमने जो है आज इस बंद का पूर्ण समर्थन किया और उसी को सहयोग किया है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। मैं पंडित उमेश चंद पोस्ती। और चलिए अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर कोविड के चलते परिवहन सेवाओं के चालक परिचालक आर्थिक संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप है। और इसी बीच देहरादून में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसमें लाभार्थियों को 2000 का चेक दिया गया। लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए सचनी क्षेत्र के परिवहन सेवाओं को चलाने वाले चालक परिचालक और उनके क्लीनर की सरकार ने मदद की है। ये सहायता राशि सभी के बैंक खाते में जमा की गई और वहीं आने वाले 5 महीनों तक ये मदद की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि नैनीताल में भी अब तक 5651 लाभार्थियों को सरकार से ये लाभ मिल चुका है। और इसी के साथ फिलहाल प्रणाम देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।